अगर आप घर से ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है ना, वो लोगो नहीं है, वो इंस्टाग्राम का पेज नहीं है, फिर वेबसाइट नहीं है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि यार आप ज्वेलरी लेकर कहां से आओगे जिसको आप बेचोगे। क्योंकि अगर आप रॉन्ग मैन्युफैक्चरर को अपने बिजनेस में लेकर आओगे ना, तो पहला कस्टमर मिलने से पहले आपके बिजनेस के बंद होने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। देखो यार, फोटो में प्रोडक्ट प्रीमियम दिखेगा, लेकिन पार्सल खोलने पे कस्टमर को कलर डिफरेंट निकलेगा। मैन्युफैक्चरर बोलेगा जी प्रोडक्ट एंटी टार्निश है, लेकिन कस्टमर को यूज करने के कुछ दिन बाद ही उसकी प्लेटिंग फेड होने लगेगी। सैंपल के टाइम पे तो आपको क्वालिटी अच्छी देगा वो, लेकिन बल्क ऑर्डर में ना क्वालिटी उसकी टोटली चेंज रहेगी। और जब कस्टमर कंप्लेंट करेगा तो मैन्युफैक्चरर आपसे बोलेगा कि मैडम सोल्ड प्रोडक्ट्स ना हम रिप्लेस नहीं करते। पता है, इसलिए ना आपको ऑनलाइन ज्वेलरी बिजनेस को स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये ज्वेलरी खरीदना नहीं है, पहला स्टेप है कि राइट ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को आप सर्च, वेरीफाई और टेस्ट किस तरह से करोगे। इस वीडियो में आपको मैं एग्जैक्टली यही दिखाऊंगा कि आपको मैन्युफैक्चरर्स कहां पे मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, और आपको उन मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, सैंपल आपको किस तरह से ऑर्डर करने हैं, कैसे टेस्ट करने हैं, कौन से रेड फ्लैग्स आपको देखने हैं, और बल्क स्टॉक खरीदने से पहले ना मैन्युफैक्चरर को आप प्रैक्टिकली किस तरह से वेरीफाई करोगे। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेज भी दूंगा, जो कि आप किसी भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को सेंड कर सकते हो, और आपके जो चांसेस ऑफ रिप्लाई होंगे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जो मिस्टेक है उसको समझना बहुत जरूरी है, जो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स करते हैं, कि वो मैन्युफैक्चरर को ना गलत ऑर्डर में सर्च करते हैं। देखो पता है उनका प्रोसेस क्या होता है, इंस्टाग्राम ओपन किया, कोई ज्वेलरी का पीस अच्छा लगा, अब मैन्युफैक्चरर को मैसेज कर दिया, अब उसका कैटलॉग आपने ले लिया, उनके प्राइसेस देखे और जो प्रोडक्ट्स खुद को पसंद आए ना, उसका स्टॉक खरीद लिया। अब इसमें पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट करी है, आपने कस्टमर को तो सोचा ही नहीं। देखो आप ना एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रहे हो और आप खुद की पसंद वहां पे लेके आ रहे हो। अगर आपका कस्टमर क्लियर नहीं है ना, तो राइट मैन्युफैक्चरर भी आपको रॉन्ग प्रोडक्ट्स देगा। मान लो कि आप मिनिमल ऑफिस ज्वेलरी का जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो अलग टाइप की कलेक्शन रखेगा, ब्राइडल वाले के पास अलग तरह की कलेक्शन होगी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वाले का जो सोर्सिंग इकोसिस्टम होगा ना, वो टोटली डिफरेंट होगा। जो स्टर्लिंग सिल्वर वाला होगा, एंटी टार्निश फैशन ज्वेलरी और प्रीमियम इमिटेशन ज्वेलरी की जो क्वालिटी पैरामीटर्स है ना, वो भी वहां पे सेम नहीं होंगे। इसलिए मैन्युफैक्चरर को सर्च करने से पहले आपको चार जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको वहां पे लेना है। पहला है कस्टमर, दूसरा कैटेगरी, तीसरा प्राइस और चौथा क्वांटिटी। मतलब ये कि आपका कस्टमर कौन है, आप किस कैटेगरी की ज्वेलरी को सेल करोगे, और आपका जो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है वो वहां पर क्या होगा, और आपको स्टार्टिंग में कितनी जो क्वांटिटी है वहां पे वो टेस्ट करनी है। अगर ये चार आंसर्स क्लियर नहीं है तो मैन्युफैक्चरर आपको वही प्रोडक्ट्स पुश करेगा जो उसके पास अवेलेबल है, आप गलत इन्वेंट्री खरीद लेके आ जाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स आपके जो कस्टमर्स है ना, जो आप खरीद के लेके आए, उनके लिए वो सही है। अब एक आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना है, देखो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रीसेलर ये सब लोग सेम नहीं होते। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ना एक मेजर पार्ट कंट्रोल करता है। वहीं पे जो होलसेलर होता है वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेकर आपको बल्क या सेमी बल्क क्वांटिटी में आपको जो सामान होता है उसको सप्लाई करता है। और रीसेलर ना कोई मैन्युफैक्चरर होलसेलर नहीं होता, वो सप्लायर का जो कैटलॉग होता है आपको फॉरवर्ड करके बीच में अपना मार्जिन ऐड करके रखता है और आगे बेच देता है। अब आपको लगता है कि यार लग सकता है कि शायद मेरे को तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग में आप होलसेलर से शुरू करिए, जहां पे आपको लो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएगी, आपको मल्टीपल डिजाइन्स मिल जाएंगे और आपको फास्टर वैरायटी इनिशियल स्टेज में मिल जाएगी। अगर आप शुरू में मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे ना, तो आपको वो हाई एमओक्यू मांगेगा, कस्टम प्रोडक्शन के लिए आपसे बड़ा एडवांस मांग सकता है और एक डिजाइन के ना लार्जर क्वांटिटी लेने को बोल सकता है। इसलिए टारगेट ये नहीं है कि हर कंडीशन में आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ही मिले, टारगेट ये है कि आपको ऐसा रिलायबल सप्लायर मिले जो आपके बिजनेस स्टेज के अकॉर्डिंग आपके लिए काम कर सके। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको ना मैन्युफैक्चरर ढूंढने के लिए आपको एक सिंपल 6 स्टेप का मेरा एक सिस्टम है, उसको मैं बोलता हूं 6S मैन्युफैक्चरर सिस्टम, जो कि आपको मैं यहां बताऊंगा। पहला है सर्च, शॉर्टलिस्ट, स्क्रीन, सैंपल, स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो सीधा सर्च करना स्टार्ट करते हैं और सीधा स्केल के ऊपर चले जाते हैं। उनको सप्लायर मिलता है, कैटलॉग अच्छा लगता है, बल्क ऑर्डर कर देते हैं और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। देखो हम ना हर जो हमारा पूरे के पूरे स्टेप्स आपको मैंने बताया उनको सेपरेटली वहां पे फॉलो करेंगे। वन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला है ऐसे सर्च, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने के लिए ना आपके जनरली मार्केट में 4 तरह के प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं।
पहला सोर्स है ऑफिशियल ज्वेलरी की जो एग्जीबिशंस और ट्रेड इवेंट्स होते हैं ना, वहां पे एग्जीबिटर की डायरेक्टरीज होते हैं। लार्ज ज्वेलरी एग्जीबिशंस में मैन्युफैक्चरर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हैं, होलसेलर्स और जो स्पेशलाइज सप्लायर्स है ना, वो अपनी कलेक्शंस को डिस्प्ले करते हैं। आप एग्जीबिशन फिजिकली अटेंड कर सकते हो, और अगर आप अटेंड नहीं कर सकते ना, तो ऑफिशियल एग्जीबिटर लिस्ट से कंपनीज को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके उनकी वेबसाइट, बिजनेस एड्रेस और प्रोडक्ट कैटेगरी को रिसर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा, देखो एग्जीबिटर की जो लिस्ट होती है ना, उसमें नाम होना एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल वेरिफिकेशन नहीं है। दूसरा सोर्स होता है गूगल सर्च या फिर आप गूगल मैप्स के थ्रू ढूंढ सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग जेनरिक सर्चेस करते हैं, वो सर्च करेंगे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, ऐसे सर्च नहीं करते। आपको जब भी सर्च करना है स्पेसिफिक चीजें सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल 925 सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर इन जयपुर, एंटी टार्निश ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, ब्राइडल इमिटेशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, मिनिमल ज्वेलरी प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चर, ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स होलसेलर, कैटेगरी, मटेरियल और सिटी ऐड करने से ना आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे और रेलिवेंट हो जाएंगे। और तीसरा सोर्स होता है नॉर्मली B2B मार्केट प्लेसेस, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया, इन प्लेटफॉर्म्स पे ना आपको मल्टीपल सप्लायर्स मिल सकते हैं। लेकिन एक गलती जो बहुत सारे लोग कर देते हैं कि ना, वो उन प्लेटफॉर्म्स पे वेंडर्स की लिस्टिंग को देख के वेरिफिकेशन समझ लेते हैं। देखो वेरिफिकेशन होती है अच्छे फोटोज, बैजेस और रिव्यूज, और वो बिजनेस में कितने सालों से, लेकिन पेमेंट करने का ये रीजन नहीं होता। और लास्ट सोर्स आता है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जो एग्जिस्टिंग ज्वेलरी के जो बिजनेस होते हैं उनकी पैकेजिंग से हम डाटा उठा लेते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चर की प्रोडक्शन वीडियोस होती हैं, बहुत सारी रील्स डली होती है, तो मतलब वहाँ से भी हमें बहुत बार जो सोर्सिंग की लीड्स होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन जनरली ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर हमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो एक हाई एंड रिसर्च है वहाँ पे करनी पड़ती है, और ये बहुत ज़रूरी है। आपको रिसर्च करना, आपको क्या नहीं करना, किसी को ब्लाइंडली वहाँ पे कॉपी नहीं करना। अब मान लो कि आपको 20 सप्लायर्स मिल गए, 20-30 सप्लायर्स आपको मिल गए। अब क्या आप इन सबको मैसेज करोगे? नहीं। अब यहां पे आता है सेकंड एस, शॉर्टलिस्ट। इस स्टेज पे ना आप अपना 80% टाइम सेव कर सकते हो अगर आप मेरी इन जो मैं आपको 5 फिल्टर्स बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करते हो। पहला, क्या उनकी जो प्राइमरी कैटेगरी है, क्या आपके एग्जैक्ट निश से मैच करती है जो क्या आप बेचने का सोच रहे हो। देखो अगर आप ऑफिस रेडी मिनिमल ज्वेलरी सेल करना चाहते हो ना, और सप्लायर की जो मेन स्ट्रेंथ है वो हैवी ब्राइडल सेट्स है, तो सिर्फ लो प्राइस देके आप उसे शॉर्टलिस्ट मत करो। दूसरी चीज, क्या उनके जो डिजाइन है क्या वो कंसिस्टेंट है, या कैटलॉग में हर पॉसिबल जो कैटेगरी है वो उसने रैंडमली मिक्स करके रखी है। तीसरी चीज, क्या उनके पास एक्चुअल बिजनेस प्रेजेंस है, कैसे पता लगाओगे, वेबसाइट हो गया, क्या उनका कोई बिजनेस ईमेल है, जीएसटी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फिजिकल एड्रेस, एक्टिव फोन नंबर, उसका रीसेंट कैटलॉग, और जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है क्या वहां पे हो रही है कि नहीं हो रही। नंबर 4, क्या वो आपकी स्टार्टिंग क्वांटिटी के साथ काम करेगा या फिर बहुत हाई क्वांटिटी के साथ काम करेगा। और लास्ट चीज आती है, क्या प्राइसिंग के बाद आपके पास हेल्दी मार्जिन बच रहा है या आपको बहुत महंगा बेच रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट में देखो, पैकेजिंग हो गई, शिपिंग है, डिफेक्ट्स कैसे हैंडल करेगा कल को, रिटर्न्स, मार्केटिंग, पेमेंट चार्जेस, और आपको ना मतलब ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करनी है अलोंग साइड विद द डिस्काउंट्स। अब ये जो अपने 20-30 सप्लायर्स ढूंढे थे ना, इसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5 सीरियस सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है। हर जगह से कैटलॉग कलेक्ट करते रहना बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस नहीं कहलाती है, डिसीजन लेना बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस होता है। अब इतना आपने कर लिया। अब तीसरा एस आता है, स्क्रीन। यहाँ पे ना आप सप्लायर से सिर्फ ये नहीं पूछोगे कि भैया प्राइस लिस्ट सेंड कर दो, आपको प्रॉपर सप्लायर का एक इंटरव्यू करना है। मैं क्वेश्चंस बताता हूं, इनको नोट डाउन कर लो, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आपको मैं ये लिख के दे रहा हूं। देखो पहला पूछो, आप भैया मैन्युफैक्चरर या होलसेलर। दूसरा, प्रोडक्ट किस मेटेरियल का है। तीसरा, प्लेटिंग कौन सी यूज हुई है। चौथा, प्रोडक्ट एंटी टार्निश है तो एक्सपेक्टेड केयर कंडीशंस क्या है। अगला, क्या निकल लीड या फिर जो और मटेरियल इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास अवेलेबल है। आपका मेनू ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, सिंगल डिजाइन का एमओक्यू क्या है, और क्या मिक्स कैटलॉग ऑर्डर पॉसिबल है, क्या आप सैंपल ऑर्डर करोगे मेरे साथ में। प्रोडक्शन या डिस्पैच लीड का टाइम क्या है। प्रोडक्ट अगर टेम्पररी आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो रीस्टॉक करने में कितना टाइम लगेगा। डिफेक्टिव पीस के लिए आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है। अगर कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है, मेरे पास रॉन्ग आता है तो उसका प्रोसेस क्या है। कलर वेरिएशन कितनी हो सकती है। साइज और वेट का जो डेटा है क्या आपके पास वो अवेलेबल है जो कल को वेबसाइट पे डालोगे। क्या रियल प्रोडक्ट की वीडियोस मिलेंगी। क्या हम जो प्रोवाइडेड फोटोज हैं उनको क्या कमर्शियली यूज कर सकते हैं। क्या जो प्राइवेट लेबलिंग है क्या आपके पास वो अवेलेबल है। क्या जो कस्टम पैकेजिंग है क्या वो आप हमें करके दोगे या हमें खुद से करवानी पड़ेगी। प्रोडक्ट पे सप्लायर का आपका ब्रांड नेम होगा कि नहीं होगा। इनवॉइस दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप गोल्ड या सिल्वर में डील कर रहे हो ना तो प्योरिटी और जो हॉलमार्किंग क्लेम्स होते हैं ना उनको कैजुअल एक्सेप्ट मत करो। 9 to 5 सिर्फ कैप्शन में लिखो ना प्रूफ नहीं होता। रेलिवेंट हॉलमार्किंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, प्योर इन्फॉर्मेशन और जो पूरी की पूरी इनवॉइस डिटेल्स है ना आप क्या करना है, आप उनको वेरीफाई करना है।
अब एक जो प्रोफेशनल सप्लायर है ना, वो आपको क्लियर आंसर्स देगा। हर आंसर आपको देखो परफेक्ट जो है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंसर्स ना आपके क्लियर होने चाहिए। अगर सप्लायर बेसिक प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर रहा है, वीडियो कॉल से बच रहा है, इनवॉइस देने से मना कर रहा है कि नहीं जी कैश दे दो मेरे को, और हर क्वेश्चन का आंसर उसका ये कि मैडम आप ना टेंशन मत लो, सब चीज बेस्ट क्वालिटी की है, तो टेंशन लेने का जो टाइम है ना अब वो फाइनली आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे रेड फ्लैग्स जो ये वेंडर्स करते हैं और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 बताऊंगा टोटल, और इनको हमेशा ध्यान रखना। पहला, मार्केट से बहुत लो प्राइस पे बेचेगा। देखो यार, लो प्राइस ऑटोमेटिकली फ्रॉड नहीं होता, लेकिन अगर सेम कैटेगरी कंपैरिजन में मतलब आपको लग रहा है प्राइस की यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है, तो वहां से आप दूर रहो, उसको वेरीफाई करो। दूसरा, सिर्फ पर्सनल अकाउंट या फिर अननोन पेमेंट मेथड में अर्जेंट पेमेंट का आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है कि नहीं मैं करंट अकाउंट की डिटेल्स नहीं दूंगा, वो रेड फ्लैग है। तीसरा, स्टॉक खत्म हो जाएगा बोल के इमीडिएटली बल्क पेमेंट करने का प्रेशर लेके आ रहा है। अगली चीज, सैंपल देने से मना कर रहा है, नहीं जी हम सैंपल नहीं देते। नंबर 5, प्रोडक्ट वीडियोस, एड्रेस वेरिफिकेशन या फिर जो वीडियो कॉल आपने बोली उससे मना कर रहा है। नंबर 6, डिफेक्ट और जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है ना सिर्फ वो वर्बली दे रहा है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और नंबर 7, फोटोज में एक क्वालिटी और रिसीव्ड सैंपल में कंप्लीटली डिफरेंट क्वालिटी वहां पे आपको दे रहा है। अब देखो एक चीज और भी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो रिस्पांस स्पीड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रिस्पांस स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिस्पांस की क्लैरिटी। फास्ट रिप्लाई करने वाला जो अनरिलायबल सप्लायर है ना, वो स्लो बट ऑर्गेनाइज सप्लायर से 10 गुना बेटर होता है। और उसके बाद जो अगली चीज आती है 4th S, दैट इज सैंपल। अब ये चीज आपको स्किप नहीं करनी, चाहे सप्लायर कितना भी जेन्युइन क्यों लगे, चाहे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया हो, चाहे कैटलॉग आपको लगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पहले सैंपल आपको लेके आना है। आइडियली आपको 3 शॉर्ट लिस्टेड सप्लायर से कंपेरेटिबल जो सैंपल प्रोडक्ट्स आपको वहां पे ऑर्डर करने हैं। हर सप्लायर से सिर्फ उसका चीपेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मंगवाने। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी एक्चुअल प्लांट सेलिंग कैटेगरी को ना एज अ सैंपल मंगवाओ। फिर क्या करोगे, सैंपल को 10 पॉइंट्स के ऊपर स्कोर करो। अब वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं, मैं इसको सैंपल स्कोर कार्ड बोलता हूं। पहला, रियल प्रोडक्ट कैटलॉग जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर एक्यूरेट है कि नहीं है, फिनिश क्लीन है कि नहीं है, स्टोन्स प्रॉपर्ली फिक्स्ड है कि नहीं है, लॉक हुक और चेन सिक्योर है कि नहीं है, एजेस कंफर्टेबल है कि नहीं है, साइज और वेट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट थी कि नहीं थी, पैकेजिंग ट्रांसिट क्या ये सर्वाइव कर सकती है जब कल को आप इसे भेजोगे, डिस्पैच प्रॉमिस टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, और सप्लायर ने कम्युनिकेशन आपके साथ प्रोफेशनली हैंडल किया कि नहीं किया। और देखो फैशन ज्वेलरी में ना केयर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको लिमिटेड वियर टेस्टिंग भी करनी है। वाटर, परफ्यूम और स्वेट एक्सपोजर को आपको कैजुअली टेस्ट करके अनरियलिस्टिक जो कंक्लूजन है ना आपको वो नहीं निकालने हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट करना है। प्रोडक्ट जिस यूज केस के लिए कल को बेचोगे ना उसी कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूएट करो, और सैंपल रिसीव करते अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ। अब ये सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं है, डिफेक्ट या ट्रांजिट इशू कोई भी बीच में होगा तो आपको कल को एज अ प्रूफ भी वहां पे काम आएगा। अगला स्टेप आता है स्टेप 5, स्टार्ट स्मॉल। 5th ऐसे स्टार्ट स्मॉल, सैंपल पास हो गया, अब इसका मतलब है नहीं भाई 2 लाख का ऑर्डर दे दो। सैंपल, क्वांटिटी, बल्क, कंसिस्टेंसी 2 अलग अलग टेस्ट होता है। देखो पहले क्या करा आपने, कमर्शियल ऑर्डर आपने छोटा रखना है। दूसरी चीज, मान एग्जाम्पल एक फोकस कलेक्शन आपने लिमिटेड डिजाइन ले लिए, कंट्रोल्ड क्वांटिटीज, आपका जो एग्जैक्ट नंबर है और जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो बजट है ना वो तो उसके ऊपर देखो डिपेंड करेगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको मार्केट टेस्ट करनी है, आपको प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी टेस्ट करनी है, और आपको ये भी चेक करना है कि डिस्पैच कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है, कस्टमर का उसके बाद आपको फीडबैक कलेक्ट करना है, और आपको रिपीटेड जो सप्लाई है आपको वहां पर वो भी चेक करनी है। देखो स्टार्टिंग कलेक्शन में ना रैंडम 100 डिजाइन रखने के बजाय आपको 20 से 30 प्रॉपर्ली सेलेक्टेड हीरो डिजाइन आपके लिए ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोस बनानी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसका इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, और कस्टमर के जो क्वेश्चंस होते हैं इतने सारे वो भी आपको आंसर करना है। देखो ज्यादा प्रोडक्ट्स का मतलब ऑटोमेटिकली बहुत सारी सेल्स नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो इन्वेंटरी में फंस जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं है, इसका ध्यान रखना। स्टेप नंबर 6 है स्केल। देखो मैन्युफैक्चरर के साथ ना स्केल तब करो जब आपकी 3 चीजें प्रूव हो जाएं। पहला, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, दूसरा क्वालिटी कंसिस्टेंट आ रही है, और तीसरा सप्लायर प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनली रिजॉल्व कर रहे हैं, तब आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो। किस चीज पे करोगे नेगोशिएट, कि मेरे को बेटर प्राइसिंग दो, हायर क्वांटिटी पे कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कलर्स उससे मांग सकते हो, कस्टम पैकेजिंग उससे मांग सकते हो, प्राइवेट लेबलिंग मांग सकते हो, कस्टम डिजाइन्स मांग सकते हो, बेटर पेमेंट टर्म्स मांग सकते हो, और प्रोडक्शन प्रायोरिटी वहां पे मांग सकते हो। लेकिन एक्सक्लूसिविटी वर्ड सुनते आप एक्साइट मत हो जाना, रिटर्न टर्म्स को प्रॉपर तरीके से समझना है कि ये जो स्पेसिफिक डिजाइन वो एक्सक्लूसिव बोल रखा है वो सच में एक्सक्लूसिव है, कितने टाइम के लिए एक्सक्लूसिव है, कौन सी जगह में एक्सक्लूसिव है, और इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, मोल्ड या डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी किसकी होगी, वो बनने के बाद डिजाइन की जो ओनरशिप है वो किसकी होगी, और हर चीज को आपको रिटर्न फॉर्मेट में रखना है। वर्बल कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। अब एक
मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार एक ऐसा एग्जैक्ट आपको मैसेज दूंगा जो कि आप मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो दिख रहा होगा। तो इस तरह से यू कैन राइट लाइक हेलो माय नेम इज विशाल, आई एम बिल्डिंग एन ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड फॉर। अब मेंशन करिए कि आपका टारगेट कस्टमर कौन है और आप किस कैटेगरी के लिए उस चीज को बना रहे हो। जैसे मान लो आप ईविल आई आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचोगे मॉडर्न वर्किंग वुमेन को, आगे लिखो आई एम इंटरेस्टेड इन योर दिस प्रोडक्ट कैटेगरी। मुझे क्या चाहिए, लेटेस्ट कैटलॉग, होलसेल प्राइस लिस्ट, एमओक्यू, मटेरियल एंड जो प्लेटिंग डिटेल्स है मुझे वहां पे चाहिए, साथ में सैंपल ऑर्डर का प्रोसेस, आपकी डिस्पैच की टाइमलाइन। ये जो पूरा का पूरा मैसेज लिखा है ना, इसके अंदर मैंने और भी लिखी है कि आपको लाइव जो वीडियो है सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स की देखनी फॉर प्लेसिंग द सैंपल। इनिशियली हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं टू प्लान दैट मतलब टेस्ट द फोकस कलेक्शन। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी कस्टमर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर क्या होंगे, वहां पे जाएंगे। आपने एक चीज नोटिस करी इस मैसेज में ना, हमने कहीं पे भी लिखा कि मेरे को बेस्ट प्राइस दो, डिस्काउंट दो, भाई वो नहीं देगा आपको इनिशियल स्टेज में। हमने सप्लायर को सिग्नल दिया कि हम एक सीरियस बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, हम उसका टाइम पास नहीं करेंगे। लेकिन हमने लार्ज ऑर्डर का कोई फेक प्रॉमिस भी नहीं किया। प्रोफेशनल सप्लायर को आपको ना प्रोफेशनल तरीके से वहां पे डील करना है। तो घर से अगर आपको ऑनलाइन ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो राइट मैन्युफैक्चरर कैसे फाइंड करोगे, होप सो को 6 स्टेप समझ आएंगे। पहला सर्च, शॉर्टलिस्ट, स्क्रीन, सैंपल, स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल। तो ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। आई बिलीव कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इसको करेक्ट ऑर्डर में वहाँ पे यूज़ नहीं करते। तो पहला काम क्या करना है, पहले सबसे पहले कैटेगरी चूज करो, बेचना क्या है। उसके बाद अपना मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर सेगमेंट फाइंड आउट करो। उसके बाद सप्लायर को फाइंड आउट करो। उसके बाद सैंपल को टेस्ट करो। उसके बाद फोकस्ड कलेक्शन को लॉन्च करो और कस्टमर रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को स्केल करो। देखो, सप्लायर से बिजनेस स्टार्ट होता है, लेकिन सप्लायर आपका बिजनेस डिसाइड नहीं करता है कि उसके साथ ही जाना है, और जो बोल रहा है वही करना है। आपकी बायर क्लैरिटी डिसाइड करती है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आपकी प्रेजेंटेशन डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट प्रीमियम लगेगा या चीप लगेगा। आपका सेल्स का सिस्टम डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। और आपके नंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो ऑर्डर्स हैं क्या वो वहां पे प्रॉफिट देंगे कि नहीं देंगे। अब देखो, मैन्युफैक्चरर मिलने के बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसके कैटलॉग में क्या सेल करना है। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरर आपको 500 डिजाइन भेज सकता है, लेकिन उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स एक्चुअल कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग आपको क्यूरेट करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स सिर्फ देखने में अच्छे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एवरग्रीन हैं, और कौन से प्रोडक्ट्स आपके पैसे को ना डेड इन्वेंट्री में लॉक कर देंगे। अब ये चीज देखो यार, मैन्युफैक्चरर डिसाइड नहीं करेगा, वो तो आपको बेचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं एक्जैक्टली यही प्रोसेस दिखाऊंगा। एंड अगर आप अपने एक ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं इन द आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेगमेंट, इन द सिल्वर ज्वेलरी सेगमेंट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी अपकमिंग मास्टर क्लास का लिंक दिया है। वहां पे एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाऊंगा कि किस तरह से अपने बिजनेस को आप पैन इंडिया मार्केट्स में लेकर जाओगे, अपने लिए प्रॉफिटेबल ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करोगे। मिलेंगे इनसाइड द मास्टर क्लास। अगर आप वहां पे आते हैं, जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।